Congenital heart diseases. Congenital heart disease, those diseases which are caused by intrauterine problem. Okay. यानी अगर बच्चे को इंट्रायूटेरल लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है और उसके रिजल्ट में हार्ट का डिफेक्ट आ जाएगा तो उसको कहेंगे कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। और अगर क्रोमोसोम के अंदर डिफेक्ट आता है तो वो होती हैं जेनेटिक हार्ट डिजीज। इटियोलॉजी इसकी है कंजेनिटल हार्ट डिजीज की 90% केसेस में स्पोरेडिक या इडियोपैथिक, 10% केसेस में इसकी इटियोलॉजी नॉन होती है। और उसमें बता रहा हूँ, उसमें पहले नंबर पे आता है अल्कोहल, यानी मदर यूज करती है और बच्चे को इंट्रायूटेरल लाइफ में प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट ड्रग्स, टेराटोजेनिक ड्रग के अफेक्ट के रिजल्ट में कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो सकती है। अगर क्रोमोसोमल डिफेक्ट होते हैं, ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 13, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम, क्राइडो-चैट सिंड्रोम, इन सब के रिजल्ट में कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो सकती है। अगर मदर को डायबिटीज हो तो बच्चे को कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो सकती है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज में कुछ डिजीज हैं, इसमें ब्लड लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शंट करेगा, और कुछ पैथोलॉजी आएंगी जिसमें ब्लड राइट साइड से लेफ्ट साइड पे शंट करेगा। लेफ्ट टू राइट शंट एंड राइट टू लेफ्ट शंट। लेफ्ट टू राइट शंट VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ASD एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, PDA पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, इन तीनों पैथोलॉजी में ब्लड राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में ब्लड शंट करेगा, लेफ्ट टू राइट शंट। और राइट टू लेफ्ट शंट में क्या होगा, इसमें आती है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, इसको कहते हैं TOF। ठीक है, इसमें क्या होगा, ब्लड क्या है राइट साइड से लेफ्ट साइड पे शंट करेगा। सेकंड नंबर पे पैथोलॉजी आएगी ट्राइकस्पिड एट्रीजिया, ट्राइकस्पिड एट्रीजिया, मैं समझाता हूँ क्या है। थर्ड नंबर पे आता है ट्रंकस आर्टेरियोसिस, ट्रंकस आर्टेरियोसिस। उसके बाद आता है आर्टेरियोसिस एंड क्या कहते हैं, इसमें आएगा कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल, यानी राइट साइड वाली जो राइट वेंट्रिकल से ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल, यानी राइट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक निकलेगा। ये चार जो पैथोलॉजी है, इसमें ब्लड राइट साइड से लेफ्ट साइड पे शंट होगा, और इन तीन पैथोलॉजी में ब्लड या वो लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शंट होगा। बहुत इजी है। जिन डिजीज में 3 वर्ड है VSD, ASD, PDA, इसमें लेफ्ट टू राइट शंट होता है। और जो T वाली डिजीजेज हैं, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, ट्राइकस्पिड एट्रीजिया, ट्रंकस आर्टेरियोसिस, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, T वाली डिजीज है, इनमें राइट टू लेफ्ट शंट होता है। लेफ्ट टू राइट शंट जिसमें होगा, इसमें बच्चे का कलर जो है, यानी जो बेबी है उसका कलर पिंक होगा, और बाद में इसका कलर जो है ब्लू होना शुरू हो जाएगा। साइनोसिस, इसको कहते हैं लेट साइनोसिस, और इसको कहते हैं अर्ली साइनोसिस। मैं समझाता हूँ कैसे होता है प्रोसेस। ठीक है, इसमें इनको कहते हैं ब्लू किड्स, यानी बच्चे जो किड जो 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर तक जो बच्चा है उसमें साइनोसिस हो रही है किड में। और इसमें बेबीज के अंदर ही 3 महीने का, 4 महीने का, उसमें ब्लूनेस हो रही है। ओके ओके, इसको पहले अभी हम जो नॉर्मल बच्चे की ब्लड सप्लाई कैसे होती है वो समझते हैं, उसके बाद डिजीज डिस्कस करते हैं। ओके, खतरनाक है। ओके, ये जो स्ट्रक्चर बनाई है इसका नाम है
मेरी फिगर के अंदर ये प्लेसेंटा है, ठीक है। प्लेसेंटा से निकल रही है उम्बिलिक, ये साथ उसके अटैच है उम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। और एग्जांपल के तौर पे ये यहाँ पे आप बच्चे का ये चेस्ट रीजन है और इस रीजन में ये एब्डोमिनल रीजन है, और इसके बाद ये दोनों टांगे और ऊपर सारा है, ठीक है, काला सारा है वो ऊपर। उम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है कि यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा, आर्क ऑफ एओर्टा, उसके बाद ये नीचे आएगा डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग एओर्टा L4 के लेवल पे दो में डिवाइड हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है। तो इस पॉइंट से राइट एंड लेफ्ट उम्बिलिकल आर्टरी निकलेंगी। तो ये मैं एक बार फिगर बना लूँ फिर सारा एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करते हैं। राइट एंड लेफ्ट उम्बिलिकल आर्टरी दो होती हैं। उम्बिलिकल कॉर्ड से पास करके प्लेसेंटा के पास जाएंगी और प्लेसेंटा के अंदर ब्लड की एक्सचेंज होगी, और उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एक उम्बिलिकल वेन के जरिए रिटर्न करेगा, ठीक है। ये ब्लड रिटर्न करेगा यहाँ पे उम्बिलिकस जो है उसके अंदर, ये उम्बिलिकल कॉर्ड अटैच है। इससे ये ब्लड इस एरिया में नीचे होगी इंफीरियर वेना कैवा। इंफीरियर वेना कैवा में एंटर होने से पहले ये ब्लड जो है इसका कुछ पार्ट जो है वो लीवर को जाएगा, और बच्चा जो होता है जब डिलीवर होता है उसका लीवर बहुत साइज में बड़ा होता है। इस एरिया से नीचे आ रही होती है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन के साथ यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मदर से यानी प्लेसेंटा से जो क्रॉस किया है, एक्सचेंज किया है, वो ब्लड लीवर के पास आएगा, और बाकी जो ब्लड है ये इधर से इंफीरियर वेना कैवा के अंदर एंटर हो जाएगा, और ये इंफीरियर वेना कैवा इस एरिया से राइट एट्रियम के अंदर आ जाएगी, सही है। राइट एट्रियम के अंदर फॉर एग्जांपल अभी इधर से हम स्टार्ट करते हैं कि उम्बिलिकल वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसके अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो हाई है, सैचुरेटेड ब्लड है, और ये बच्चे ने अपनी हीमोग्लोबिन F से मदर की हीमोग्लोबिन A के साथ एक्सचेंज करवाया है। मदर के अंदर हीमोग्लोबिन A है और बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन F होती है। हीमोग्लोबिन F की हाई कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। तो मदर से वो सक करके ऑक्सीजन बच्चा ले लेगा, और उम्बिलिकल वेन के जरिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसमें न्यूट्रिएंट भी जो मदर के ब्लड स्ट्रीम से आई हैं वो भी ग्लूकोज शामिल है, वो मूव करती हुई यानी इस एरिया से इंफीरियर वेना कैवा के अंदर आएंगे। इंफीरियर वेना कैवा के जरिए राइट एट्रियम में पास कर जाएंगे। इधर से तकरीबन जो नीचे से ब्लड आ रहा है 90% ब्लड जो है यहाँ से होता है फोरामेन ओवेल। ये इंट्रायूटेरल लाइफ में हर बच्चे के अंदर ये फोरामेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तकरीबन 90% ब्लड जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड पे क्रॉस करके चला जाएगा, और ऊपर से ब्लड सुपीरियर वेना कैवा से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बच्चे के हेड और अपर लिम्ब को सप्लाई कर रहा है, वो ब्लड आएगा, और इस एरिया में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, और बाकी जो ब्लड बचा है वो इधर से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। से राइट वेंट्रिकल से निकलेगा पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक पे दो में डिवाइड होगा, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट। इस एरिया पे हर बच्चे के अंदर होती है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, डक्टस आर्टरियोसस। तो बाकी जो कुछ ब्लड होता है वो पल्मोनरी ट्रंक से दोबारा एओर्टा के अंदर पास कर दिया जाता है, और ये ब्लड नीचे आएगा और आगे फिर पूरे बॉडी को सप्लाई करता जाएगा। समझ आ गई? एक बार रिवाइज करता हूं। ओके, साइलेंट। प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से बच्चे का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो इधर से उम्बिलिकल आर्टरी के अंदर आ रहा है, उम्बिलिकल आर्टरी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन का लोड जो है वो कम है, यानी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है। ये ब्लड प्लेसेंटा के अंदर आएगा, यहाँ से गैस की एक्सचेंज होगी, जो डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड मदर के अंदर चले जाएगी, और ऑक्सीजन जो है वो बच्चे के ब्लड के अंदर चली जाएगी, और उम्बिलिकल वेन के अंदर जो ब्लड जा रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन का लोड हाई है। ये ब्लड यहाँ से मूव करता हुआ यानी उम्बिलिकल से एंटर हो जाएगा, और एक पोर्टल वेन के अंदर एक अपनी ब्रांच देगा और लीवर के पास चला जाएगा, और बाकी जो ब्लड है वो इंफीरियर वेना कैवा के अंदर एंटर होगा। इंफीरियर वेना कैवा चली जाएगी राइट एट्रियम में,
राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के सेंटर में फोरामेन ओवेल हर बच्चे के अंदर होता है इंट्रायूटेरिन लाइन में। इधर से ब्लड जो है राइट साइड से क्रॉस करके लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, 90% ब्लड चला जाएगा, 10% ब्लड जो बाकी इधर बचेगा ऊपर से ब्लड आ रहा है वो दोनों मिक्स होंगे, वो जाएंगे राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल पंप करेगा, ब्लड जाएगा पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, पल्मोनरी ट्रंक से राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। बच्चे के जो लंग्स होते हैं वो कोलैप्स्ड फॉर्म में होते हैं, आप समझ लो, यानी नॉन फंक्शनल होते हैं। बच्चा अंदर यूट्रस में ऑक्सीजन तो थोड़ी सांस थोड़ी ले रहा है, मे भी कोई बच्चा लेता हो, लेकिन उधर क्या होगा कि ऑक्सीजन की एक्सचेंज तो नहीं हो रही, तो इसलिए पल्मोनरी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो ब्लड जो है जो पल्मोनरी ट्रंक के अंदर जा रहा है वो मैक्सिमम ब्लड डक्टस आर्टियोसस के जरिए एओर्टा में पास कर दिया जाता है, और एओर्टा के जरिए फिर यहाँ से ऊपर निकलेगी राइट ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक, ये फिर दो में डिवाइड हो जाएगा, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी राइट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इस एरिया से निकलेगी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन यानी अपर पार्ट को ब्लड चलेगा, और फिर एओर्टा नीचे मूव करेगा और इस एरिया में इंटरकोस्टल आर्टरी देगा, इसोफेजियल आर्टरी, डायफ्रामिक आर्टरी, और फिर सीलियक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी L4 के लेवल पे दो में डिवाइड हो जाएगा। और ये जो ब्लड आ रहा है इसके अंदर कंटिन्यूसली ऑक्सीजन का लोड जब कम हो रहा है, जैसे कॉमन इलियक आर्टरी बनेगी, यहाँ से दो उम्बिलिकल आर्टरी के जरिए ब्लड प्लेसेंटा के पास भेजा जाएगा ताकि ऑक्सीजन एक्सचेंज करके आए, और दोबारा ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है। यानी बच्चे के अंदर 2 पॉइंट पे शंटिंग होती है, एक फोरामेन ओवेल से यानी राइट एट्रियम वाला ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाता है, और दूसरा पल्मोनरी ट्रंक से जो ब्लड है वो एओर्टा के अंदर जाता है। ठीक है, हर बच्चे के अंदर इंट्रायूटेरिन लाइफ में ये प्रेजेंट होता है। अब जैसे बच्चा डिलीवर होता है उस वक्त यहाँ से उम्बिलिकल कार्ड जो है उसको काटते जाता है, तो अब ब्लड जो है उम्बिलिकल आर्टरी के अंदर इधर नहीं जाएगा और उम्बिलिकल वेन से वापस नहीं आएगा, और उस वक्त बच्चा जैसे क्राई करेगा तो लंग्स काम करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे लंग्स फंक्शनल होते हैं तो लंग्स के अंदर जो पल्मोनरी रेजिस्टेंस है वो कम होगी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो पल्मोनरी ट्रंक के अंदर राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पल्मोनरी रेजिस्टेंस कम होगी, ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है वो लंग्स के पास जाएगा, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ऐसी कंडीशन में जैसे बच्चा डिलीवर होता है तकरीबन 1 to 2 डेज के अंदर, यानी आप कह लो विद इन 24 आवर के अंदर, ये जो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस है ये फंक्शनली तौर पे क्लोज हो जाती है। इसकी रीजन क्या होती है मैं बताता हूँ। फंक्शनली तौर पे ये क्लोज हो जाती है 24 आवर के अंदर, और जो ये फोरामेन ओवेल है ये भी 1 to 2 डेज के अंदर ये भी क्लोज होता है। और अब क्या होता है नॉर्मल जो अडल्ट पर्सन वाला सिस्टम है वही, यानी ब्लड लंग से आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, एओर्टा पूरे बॉडी को सप्लाई करेगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना कैवा सुपीरियर से आएगा राइट एट्रियम में, राइट से, फिर ये सर्कल चलता रहता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। अच्छा, ये जो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस है ये एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान वैसे पाई जाती है। यस, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, इसका नाम है डक्टस आर्टरियोसस, और पेटेंट इसको इसलिए कहते हैं अगर बच्चा डिलीवर हो गया है और उसकी एज 1 मंथ है और उसमें अभी तक ये प्रेजेंट है, और ब्लड क्या करता है, अब मैं वो डिजीज बताता हूँ बाद में उनमें क्या होता है, उनमें ब्लड एओर्टा से पल्मोनरी ट्रंक में आना शुरू हो जाएगा, वो डिजीज बन जाएगी। नॉर्मल फिजियोलॉजिकली ऐसे होना चाहिए। अब एक ये पॉइंट आता है कि बच्चा डिलीवर होने के बाद विद इन 24 आवर पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस या डक्टस आर्टरियोसस क्लोज क्यों होती है, ये क्लोज क्यों होती है, इसके रीजन है 2 हैं। ठीक है, एक नंबर 1 ऑक्सीजन। जब इंट्रायूटेरिन लाइफ में बचा था उस वक्त जो इधर ब्लड मूव कर रहा है एओर्टा के अंदर और पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, इसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है, क्योंकि बच्चे ने मदर के ब्लड से लेनी होती है ऑक्सीजन, और मदर ने लंग से ली, फिर बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर रही है और यूट्रस को ट्रांसपोर्ट कर रही है, वहां से बच्चा सक कर रहा है, और बच्चे के ब्लड स्ट्रीम के अंदर ऑक्सीजन का लेवल लो होता है। जिस वक्त ऑक्सीजन का लेवल लो होगा ऐसी कंडीशन में डक्टस आर्टरियोसस ओपन रहती है, पहली रीजन। दूसरे नंबर पे क्या होता है, इस एरिया में प्रोस्टाग्लैंडिन PGE2 प्रोड्यूस की जाती है, और ये इस डक्ट को ओपन रखती है, और जैसे बच्चा डिलीवर होगा उस वक्त उसके लंग फंक्शनल हो जाएंगे। लंग फंक्शनल होंगे तो ऑक्सीजन का लेवल जो है
ब्लड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे यानी हमारा अडल्ट पर्सन के अंदर 100% सैचुरेटेड ब्लड होता है ऑक्सीजन, तो बच्चे के अंदर भी ऐसे ही होगा, 100% सैचुरेशन होगी। तो ऑक्सीजन का जैसे लोड बढ़ेगा तो ये डक्टस आर्टरियोस ऑटोमेटिकली स्पाज्म करके क्लोज हो जाएगी, पहली रीजन। दूसरी रीजन क्या होती है, बच्चे डिलीवर होने के बाद ऑक्सीजन का लोड बढ़ने की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। नॉर्मली ये इसको ओपन रखती है और जब इसका लेवल कम हो जाएगा तो ये स्पाज्म कर जाएगा। और इस बच्चे का ट्रीटमेंट भी ऐसे ही करते हैं। कोई प्रॉब्लम? यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन नॉर्मली